नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। इन दिनों सरगर्मियां बहुत तेज हैं, सियासी जोड़ तोड़ का हिसाब लगाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। जी हां, बिहार में चूंकि इलेक्शन है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे तमाम सियासी जमातें इसी कोशिश में है कि कैसे उनका जो सियासी कुंबा है, उनका सियासी इत्तेहाद है, वो ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो जाए। चूंकि एनडीए में एक ऐसी जमात है एलजेपी जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या वो एनडीए का हिस्सा रहेगी या एनडीए से अलग इंतखाबात में जाएगी या फिर ये कि किसी और इत्तेहाद में यानी अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएगी। इस बारे में अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अजीम इत्तेहाद में है यानी सो कॉल्ड महागठबंधन, लेकिन वहां पर उन्हें बेचैनी है। वो भी इसी तोल मोल की कोशिश में है कि अगर ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो बेहतर। लेकिन इन सब के बीच बिहार में एक और अलायंस है, वो है यूडीएसए, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम है और उपेंद्र यादव भी हैं। कई और एक दो छोटी पार्टियों को मिलाने की कोशिश चल रही है। इस बार फर्क यह है कि ओवैसी पिछली बार की तरह अकेले चुनावी मैदान में नहीं जा रहे हैं। एक और है जमात जो है यूडीएफए। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक तो बिहार का इलेक्शन एक अकेली रियासत, उसमें पहले से ही एनडीए और जो महागठबंधन या अजीम इत्तेहाद उसके नाम पर ये इत्तेहाद बना हुआ है। अब इसमें अलग से पार्टियां ही नहीं बल्कि अलग से और इत्तेहाद भी शामिल हो रही हैं। तो इन सब के बीच लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वोट दरअसल इन पार्टियों को नेताओं को देगा कौन? वोट देगी बिहार की आवाम। और बिहार की आवाम के बारे में कहा जाता है कि बिहार की आवाम के नब्ज को समझना खास तौर से सियासी माहौल में यह बहुत मुश्किल है। जब तक कि इंतखाबात का आखिरी दिन करीब ना आ जाए और जब तक कि नतीजे सामने ना आ जाए, शायद आप पूरी तरह से ये अंदाजा भी नहीं लगा पाते या लगा सकते कि दरअसल नतीजे होने क्या हैं। हम खास तौर से आज इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि बिहार के वोटरों में एक बड़ी आबादी अक़लियतों की है, 17% आबादी है। और अक़लियतों को हमेशा से ये शिकायत रही है कि जितनी उनकी आबादी है उसके हिसाब से वो तमाम सियासी जमातें जो अक़लियतों के उनके तरफदारी का दम भरती हैं या जो सेकुलर मिजाज होने का दम भरती हैं, वो इंतखाबात के वक्त में अक़लियतों को उनका हक नहीं देती। तो अब आवाज बुलंद हुई है कि जितनी है आबादी उसके हिसाब से हो सियासी हिस्सेदारी। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अक़लियतों का ये मुतालबा रंग लाएगा? क्या अक़लियतों का ये मुतालबा ऐन वक्त पर है या बहुत ताख़ीर हो गई है? क्या अक़लियतों का ये मुतालबा भी एक साथ इत्तेहाद बनाकर है या फिर इनमें भी बहुत सारे शोबे हैं? क्योंकि बिहार की सियासत और ख़ास तौर से नीतीश कुमार की सियासत ने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के नाम पर, आवाम तक सहूलियात पहुंचाने के नाम पर जो अक़लियतों का जो तबका था उसे भी दो खेमों में बांट रखा है। एक खेमा अलग है और एक खेमा है पसमानदा तबका। तो ऐसे में अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि पसमानदा तबका और जो गैर पसमानदा तबका है, इन दोनों के बीच अगर दो फाड़ है यानी ये अलग अलग सोचते हैं, तो फिर क्या ऐसे में ये मुतालबा करना किसी भी तंजीम की जानिब से, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद हो या फिर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल हो, इनके तारीफ से ये मुतालबा किया जाना कि हमें आबादी के तनासुब से सीटें मिलनी चाहिए, क्या ये असरदार होगा? इस बारे में मुख्तलिफ राय है। हमारी कोशिश होगी कि अलग अलग जमातों के लोगों से और जो हमारे पैनलिस्ट होंगे उनसे हम ये जानने की कोशिश करें कि दरअसल ये जो मुतालबा है या ये जो मांग है अक़लियतों की तरफ से जो मांग उठी है, ये कितनी ये मांग जायज़ है और ये इतनी ताख़ीर से क्यों उठी है? या फिर ये कि इससे पहले तमाम तरह का जो ज़मीनी वर्क करना था, ज़मीनी हकीकत को तलाशना था, ग्राउंड पर वर्क करना था, वो तमाम काम अंजाम दिए जा चुके हैं और अब ये मुतालबा
सामने रखा गया है। और अगर ये मुतालबा जो पार्टियां नहीं मानेंगी तो क्या उनके खिलाफ एक डिसाइसिव हिकमत अमली अपनाई जाएगी? क्या ये स्टैंड पक्का है? क्या ये मौक़िफ़ बहुत अहम है, बहुत ख़ास है और इस मौक़िफ़ पर कायम है वो तमाम तंजीमें जिन लोगों ने ये आवाज़ उठाई है? इसे देखना बहुत अहम होगा। हम आपको बताएं कि 17% आबादी है बिहार में अक़लियती वोटरों की, और तकरीबन 60 ऐसे असेंबली हलके हैं जहां पर सीधे तौर पर जो आबादी है या जो अक़लियती वोटरों का तो तनासुब है वो डिसाइसिव है। वो जो फैसला करेगा वो चाहे तो किसी को जीतने में मदद कर सकता है, वो चाहे तो किसी के हारने का सबब बन सकता है। तो जब इतनी अहम पोजीशन है तो इसके बावजूद क्या तमाम सियासी जमातें जो अक़लियतों के साथ देने का दम भरती हैं, जो अपने आप को सेकुलर महाज या सेकुलर पार्टी बताती हैं, क्या उनके वो अक़लियतों के इस मुतालबे को पूरा करती हैं? और अगर नहीं पूरा करती हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो ये एक बड़ा सेक्शन ऑफ वोट है उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि चाहे जो भी हो ये वोट उन्हीं को मिलने वाला है? थोड़ा सा अगर हम माजी में जाते हैं तो आपको ये याद होगा कि बिहार में एक दौर था जब लालू का करिश्मा हुआ करता था। उस जमाने में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हर एक पार्टी अपना एक जो सियासी जो है गठजोड़ और सियासी केमिस्ट्री तैयार करती है, यानी इसे हम कहते हैं सियासी समीकरण तैयार करती है। तो उस जमाने में कहा जाता था कि MY समीकरण, यानी आप समझ रहे हैं बखूबी इसका मतलब। तो MY समीकरण यानी NY का जो इम्तिजाज है उस सियासी इम्तिजाज के साथ तकरीबन 15 सालों तक लालू यादव या उनकी पार्टी की वहां पर हुकूमत रही। और अभी भी इस इम्तिजाज को लेकर लोग ये कहते हैं कि ये इम्तिजाज बहुत मजबूत है बिहार में। हालांकि इससे पहले जो इंतखाबात हुए हैं उसमें नीतीश कुमार ने इसमें ज़बरदस्त सेंध लगाई और नीतीश कुमार को पर बहुत भरोसा भी जताया इस वोटर के इस सेक्शन ने। लेकिन उसके बाद देखा क्या गया कि बहुत सारे काम किए जरूर गए, लेकिन जो सियासी नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो अक़लियतों का एक लीडरशिप को मजबूत देने का जो इक़दाम होना चाहिए, उसकी साफ कमी देखी गई। कोई ऐसा लीडर किसी भी पार्टी में आज की तारीख में बिहार में नहीं है जिसे आप ये कह सकें कि हाँ ये अक़लियतों का एक बड़ा लीडर है। तो इस तरह से वहां पर ये सवालात अब उठा दिए जाने लगे कि क्या ये जो एक बड़ा सेक्शन ऑफ पीपल है या जो जमहूरियत का एक बहुत बड़ा एक हिस्सेदार है, क्या इस सेक्शन का इस्तेमाल, अक़लियतों का इस्तेमाल सिर्फ सियासी तौर पर और सिर्फ वोट लेने के लिए होता है? उसके बाद इसकी तरफ नज़र फेरना लोग जो है नज़र फेर लेते हैं। इस सवाल को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि इस बारे में कई जमातों ने, ख़ासतौर से मुस्लिम तंजीमों ने इस बारे में ये कोशिश की है कि वो इस बारे में लोगों को बेदार करें ताकि सियासी जमातों पे एक दबाव बनाया जा सके। हमारे साथ मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब जुड़ चुके हैं, फ़ोन लाइन पर हैं। मैं आपको बताऊं कि मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब नायब सदर हैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल के। अनीसुर रहमान कासमी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों का ये मुतालबा जो है कि जितनी हमारी आबादी उसके हिसाब से हमें सियासी हिस्सेदारी मिले, क्या ये इस मुतालबे से पहले एक बड़े सतह पर वर्कआउट किया जा सका है, या सिर्फ एक मौका आया और एक रस्म है उसे निभा देना है? देखिए, सही बात तो यह है कि ये मिली तंजीमों का मुतालबा हमेशा से रहता है और इससे फायदे भी होते हैं। हिस्सेदारी मुकम्मल तौर पर तो कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। जैसे 2010 में मिली थी, 2015 में हिस्सेदारी से हमारी सीटें कुछ कम थी, यानी 10,000 कम थी। और इस बार भी हमारा मुतालबा वही है कि हमारी हिस्सेदारी जो है वो 40 सीटों से ज्यादा की गई। लेकिन जैसा कि आपने खुद भी कहा कि
उस तरह की सियासी लीडरशिप नहीं है जो ये मुतालबा हुकूमत के साथ कर सके। यहाँ तो कुछ जात बरादरी के भी पार्टियां हैं, कुछ दूसरे सिस्टम की पार्टियां हैं, कुछ नेशनल पार्टियां भी हैं जी और ज्यादातर रियासती सतह की पार्टियां हैं। जी। तो जाहिर है कि यहाँ कई महाज हैं, चाहे वो बीजेपी और जेडीयू का महाज हो या लालू यादव कांग्रेस का हो और कुछ छोटी छोटी पार्टियां और भी हैं जो तीसरा ग्रुप के शक्ल में दो हिस्सों में अभी सामने आ रही हैं। आइंदा चंद दिनों में ये और साफ हो जाएगा कि उनका महाज कितना है। तो हम लोग की जो का मुतालबा है इसके असरात होते हैं और इस बार भी होगी। ठीक, मेरा सवाल ये है अनुसर रहमान कासमी साहब कि जो मुतालबा है वो उसे अगर कोई भी ये देखे या उस पर अपना रिएक्शन दे तो कहेगा मुतालबा तो जायज़ है, लेकिन क्या उस मुतालबे के हुसूल के लिए जो ज़मीन पर काम करना होता है, जो अपनी एक सॉलिडारिटी दिखानी होती है, क्या उतनी तैयारी हो चुकी है? क्या इस तरह का एक सियासी शऊर बेदार किया जा चुका है, हलकों में जाकर लोगों से मिलकर बात करके, कम से कम नुमाइंदा तंजीमों से मिलकर? तंजीमें जिनके मुख्तलिफ अजला में कमोबेश शाखें हैं या ब्लॉक लेवल पे, उन्होंने अपनी बातें उस सतह तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप कहें कि हर वोटर तक, अक़लियती वोटर तक ये बात पहुंची है या नहीं, तो हमें इसमें अभी शुबा है। इसलिए कि हर वोटर तक तो बातें इलेक्शन के ऐलान के बाद ही पहुंच पाती हैं, क्योंकि जाहिर है कि हम लोगों के पास उस तरह का मीडिया नहीं है और जो हमारा अक़लियती समाज है वो मीडिया को उस तरह इस्तेमाल भी नहीं करता है। न वो अखबारात ज्यादा पढ़ता है, न वो टीवी देखता है जी। और सोशल मीडिया भी बहुत ही अभी थोड़े से सतह पर बिहार में नौजवानों के दरमियान है। तो हम समझते हैं कि अब जो सरगर्मी शुरू हो रही है उसके असरात होंगे और अभी तो सीटों को देना बाकी है। अगले एक हफ्ता में ये सब सीटें तय होती हैं कि किसको कितनी सीट दी जाए और यही मौका है जो ये हफ्ता शुरू हुआ है कि इसमें जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी आवाज़ बहुत साफ मिल नहीं पा रही मौलाना कासमी साहब। मैं फिर से कोशिश करूंगा आपके पास आने की। मैं रुख करता हूं फिलहाल अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब का, जो एमएलए आरजेडी हैं। अख्तरुल इस्लाम साहब, आप आरजेडी से बिलोंग करते हैं। मेरा सवाल ये है कि बिहार में जो अक़लियतों की आबादी का तनासुब है, उस तनासुब में आबादी जितनी है उसके हिसाब से सीटें मिले, ये मुतालबा हो रहा है। क्या इस मुतालबे पर आपकी पार्टी बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करने को तैयार है? क्या आपकी पार्टी इस बार खातिर ख्वाह, यानी जितनी आबादी उसके हिसाब से अक़लियतों को नुमाइंदगी देगी जब टिकट बंटवारे का वक्त आएगा? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। हाँ, पहले भी राष्ट्रीय जनता दल ने अल्पसंख्यक समाज को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की कोशिश की है और अभी के मौजूदा सूरत हाल में भी राष्ट्रीय जनता दल किसी भी पॉलिटिकल बड़ी पार्टी से जो एनडीए अलायंस, क्योंकि बिहार में तो दो ही गठबंधन है, एक एनडीए अलायंस है और एक महागठबंधन है, और हम पूरी तरह से जो हक बनता है जिस आबादी के हिसाब से वो पूरी तरह से देंगे। और जो लोग सेकुलर का लेबादा ओढ़े हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी देखेंगे। तब हम चाहेंगे कि ईटीवी चलाए इस प्रोग्राम को कि महागठबंधन ने कितनी सीटें अल्पसंख्यकों को दी है और एनडीए ने कितनी सीटें दी है। अल्पसंख्यक ही नहीं, हमारी पार्टी का नारा है सामाजिक न्याय। जिस जात जिस धर्म की जितनी आबादी है तमाम लोगों को उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह हमारे पार्टी का कमिटमेंट है और यही हमारा नारा है
और हम विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कि अल्पसंख्यक समाज हो या दलित हो, अति पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग हो, तमाम लोगों को आबादी के हिसाब से जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी इस बार के इलेक्शन में उन्हें टिकट देकर उम्मीदवार बनाकर किया जाएगा। जी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, आप इस वक्त न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम में शामिल हैं, खबर खास में, और मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि ये आपका कमिटमेंट है या आपकी पार्टी के चीफ ने कमिटमेंट किया है? ये हमारा कमिटमेंट नहीं, मैं पार्टी का स्पोर्ट पर्सन हूं जी, और मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो पार्टी की बात बोल रहा हूं। पहले भी हमारी जब सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, तो उम्मीदवार बनाने में, मंत्रिमंडल में शामिल करने में 6 7 मंत्री हमारे जब लालू जी या राबड़ी के मुख्यमंत्री होते थे तो हम लोग बनाया करते थे। आज पूरे बिहार में सिर्फ एक मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। ये नीतीश कुमार सिर्फ नाम का सेकुलर का लिबादा ओढ़े हुए हैं और लोगों को बरगलाते हैं। आपके सामने है कि अभी बिहार सरकार में कितने अल्पसंख्यक। अच्छा ठीक है, अख्तरुल इस्लाम साहब, मैं अभी इरशादुल्लाह साहब जुड़ गए हैं जेडीयू से, मैं उनसे जवाब लूंगा इस सवाल का। मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं, आप पार्टी के तर्जुमान हैं, आपके मुताबिक बिहार में जो अकलियतों की जो आबादी है 17% तकरीबन, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें मिलनी चाहिए? फीसद में अगर हम बात करें, चूंकि वो तो डिपेंड करेगा आप कितनी सीटें आप लड़ रहे हैं। अख्तरुल इस्लाम साहब जी। हाँ, तो हम लोग का आबादी के हिसाब से 30-35 सीट का हम लोग का अंदाजा होता है कि 30-35 सीट हम लोग को मिलना चाहिए, और तकरीबन 25 से ज्यादा सीट हम लोग का महागठबंधन देता भी है, जो हम लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, मैं सीधे इस पे आपने जो पॉइंट उठाया उस पे जवाब देता हूं। इरशादुल्लाह साहब जुड़ चुके हैं, जेडीयू लीडर हैं। इरशादुल्लाह साहब, क्या आपको नहीं लगता कि जो अकलियती आबादी है बिहार की, जो अकलियती वोटर है, वो जब ये मुतालबा कर रहा है कि जितनी हमारी आबादी उतनी हमारी हिस्सेदारी, क्या इस मुतालबे पर अमल करने के लिए जेडीयू तैयार है? सबसे पहली चीज ये है कि हमारे नेता इज्जतमाब नीतीश कुमार को कोई सेक्युलरिज्म का पाठ ना पढ़ाएं। इरशादुल्लाह साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? चुने 1, 2, 3 में अगर आएंगे तो पहला नंबर जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए। पहले सेक्युलर लीडर होंगे नीतीश कुमार। रह गई बात आबादी के एतबार से, मुसलमानों की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमेशा अकलियत नवाज रहे और अकलियतों के लिए उन्होंने हर काम किया है। आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी लीडर ने सिर्फ डरा करके, धमका करके और मुसलमानों को बरगला करके कांग्रेस ने वोट लिया, और वही काम हमारे इरशादुल्लाह साहब, यहाँ मौजू बिल्कुल अलग है। आप कहिए तो मैं फिर से साफ बता दूं। मेरा सवाल है कि क्या जेडीयू तैयार है अकलियतों को उसकी आबादी के तनासुब से सीट बंटवारे के लिए? जेडीयू बिल्कुल तैयार है। कितनी सीटें दे रहे हैं आप? कितनी सीटें दे रहे हैं आप? उनकी कितनी सीटें दे रही है आपकी पार्टी? ये इंशाअल्लाह 10, मैं आपको बतला दूं, 10 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। यही आबादी। अनीसुर रहमान कासमी साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जेडीयू 10 से ज्यादा का मतलब वो 50 नहीं हो सकता। 10 से ज्यादा का मतलब मान लें कि 11 या 12। क्या ये सही है तनासुब, अनीसुर रहमान कासमी साहब? देखिए, आबादी के तनासुब से 243 सीटों पे 40 से ज्यादा अकलियतों की सीटें बनती हैं आबादी के तनासुब से अगर बात की जाए। अगर इस तनासुब से पार्टियों का जायजा लिया जाए तो उसमें हमें कामयाबी नजर नहीं आती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसलिए हम लोगों का मुतालबा यह है कि अकलियतों की तादाद असेंबली और काउंसिल में कम होती जा रही है, उसको बढ़ाया जाए। पिछले इलेक्शन में अकलियतों ने जिन लोगों को भी जिताया जी, उन्हीं के जरिए काउंसिल में एमएलसी बने, वोट के जरिए या राज्यसभा में
लेकिन हमने देखा कि न तो असेंबली में वो कामयाबी, क्योंकि उतनी तादाद नहीं दी गई तो कामयाबी भी उतनी नहीं। ठीक है इरशाद उल्लाह साहब, देखिए आप जो कह रहे हैं, आपने कहा कि 10 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब जाहिर सी बात है कि 10 से ज्यादा, यानी कि आप चूंकि ज्यादा बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये 10 से ज्यादा सीटें मिलना ये आबादी के तनासुब से है? पार्टी दे या ना दे अलग बात है, लेकिन मुझे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी चीज ये है कि सीटें जो भी मिलती हैं वहां जितनी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, मुस्लिम आबादी वाली जो क्षेत्र हैं, वहीं टिकट पार्टी देती है और देना भी चाहिए। मैं भी यही कहूंगा कि जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहीं मुसलमान, पूरे बिहार में 60 से ज्यादा ऐसे असेंबली हल्के हैं जहां अकलियतों का वोटर डिसाइसिव होता है। के लिए देते हैं ना कि हराने के लिए। वो कोरम पूरा, हमारे नेता कोरम पूरा नहीं करते हैं कि मैंने टिकट अकलियतों को दे दिया। वो जिताने के लिए टिकट देते हैं कि हमारे अकलियती समाज मुस्लिम विधायक बन करके आए और सरकार में भागीदारी उनकी हो। ठीक है, हमारे साथ एमआईएम से एडवोकेट आदिल हसन आजाद जुड़ चुके हैं। इस बार एमआईएम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इत्तेहाद के साथ बिहार के चुनावी मैदान में है। मैं जरा उनसे भी रिएक्शन लेता हूं। इरशादुल्लाह साहब, आपकी इजाजत हो तो आदिल हसन आजाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि बस आपके पास डेटा बहुत ज्यादा होता है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुसलमानों की यानी अक़लियतों की आबादी का जो 17% है उसके तनासुब से क्या इन पार्टियों ने इंसाफ किया है? ठीक है, किसी ने ज्यादा दे दिया या किसी ने थोड़ा कम दे दिया, लेकिन तनासुब के हिसाब से इंसाफ हुआ है? आदिल हसन आजाद को मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है साहब जी। 2015 में इन्होंने कहा था, इनके नेता जिनके बारे में ये अभी पढ़ रहे, परम आदरणीय नीतीश जी ने कहा था, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। अब बतलाइए कि कौन आरएसएस मुक्त भारत बना रहा है और कौन मिट्टी में मिल रहा है, ये बतलाइए इरशादुल्लाह साहब। और पूरे मगध में 2015 में मगध में यानी गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में 26 सीट होती थी। महागठबंधन ने और एनडीए ने किसी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यही इनका इंसाफ है। लोकसभा में एक टिकट सिर्फ मिला, एक टिकट। एनडीए ने सिर्फ एक टिकट दिया, वो भी किशनगंज दिया, ये इनकी मजबूरी थी किशनगंज दिया। एमएलसी का बतलाएं, राज्यसभा का बतलाएं कि राज्यसभा में जदयू की तरफ से कितने मुसलमान की नुमाइंदगी है, एमएलसी यानी विधान परिषद में कितने मुसलमान की नुमाइंदगी है, कैबिनेट मंत्रालय में कितनी नुमाइंदगी है, सिर्फ एक मुसलमान वजीर है। क्या यही जदयू का इंसाफ है? यही नीतीश जी का है? अक़लियतों के साथ न्याय यही है? ये बतलाएं इरशादुल्लाह साहब जदयू की तरफ से जो है। और राष्ट्रीय जनता दल भी उतना ही दोषी है। जब 2015 में चुनाव हुआ था महागठबंधन के चुनाव में, तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी खुद अभी शाहीन साहब ने कहा 31 सीट 35 सीट उन्होंने अभी अक़लियत की आबादी के हिसाब से न मंत्रालय मिला है, न विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी हुई है, न विधान परिषद में हुई है। वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया। राज्यसभा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कौन जा रहे हैं, किस बिरादरी की नुमाइंदगी हो रही है, आपको पता है। फिर राज्यसभा हुआ, फिर कौन चला गया? आप ये बतलाइए कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कहाँ हुआ? पूरे सारण में सिर्फ गोपालगंज में एक सीट इन्होंने दिया। सीमांचल इनकी मजबूरी है। ठीक है, मैं थोड़ा जवाब लेता हूं इस पे। आदिल हसन, थोड़ा जवाब लेता हूं। अख्तरुल इस्लाम साहब, जवाब दीजिए। चुनाव हुआ था बिहार में, 5 टिकट सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ने अकेले दिया, कांग्रेस को छोड़ करके, जबकि कांग्रेस ने अलग से 2-3 टिकट दिया। 8 टिकट हम दे रहे हैं, इसीलिए सामाजिक न्याय हमारे पार्टी का नारा है। और जब हमारी सरकार थी, अच्छा, तो एक मिनट इरशादुल्लाह अख्तरुल इस्लाम साहब, मुझे लगता है चूंकि आप, जाहिर सी बात है, आप एमएलए भी हैं, अब काफी मेहनत भी करते हैं, काफी पॉपुलर भी हैं। मुझे ये बताइए कि जो MY समीकरण था उसमें Y कितना % है, पता है आपको? जी जी, कितना % है? 15% है। और M कितना % है? 17, 16, 17। तो इंसाफ हुआ? क्या
नहीं, आप जो बता रहे हैं कि तनासुब के हिसाब से, देखिए आप किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले में आपकी पार्टी ने 1-2 सीटें ज्यादा दे दी, इतने से इंसाफ नहीं हो रहा है। यहां पर जो मुतालबा है वो ये है, एनडीए ने 1 सीट दिया है, हमने 8 पार्लियामेंट का सीट दिया है। एनडीए नीतीश कुमार 1 मंत्री बनाते हैं, हमने 7-7, 8-8 मंत्रिमंडल में जगह दिया है। किसी भी चीज में केंद्र में मंत्रिमंडल में मौका मिला है, अगर 7 मंत्री बने हैं तो 2 मंत्रिमंडल, 2-2 आदमी को हम लोग ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया। इरशादुल्लाह साहब, सीधे आप पर उंगली उठ रही है कि आपकी पार्टी ने अक़लियतों के वोटों का इस्तेमाल किया है, अक़लियतों का इस्तेमाल किया, उनकी सियासी नुमाइंदगी खत्म की है। ये किस आधार पे आप बोल रहे हैं? ये काम सिर्फ कांग्रेस वालों ने किया और एमआई समीकरण बना करके लालू जी ने मुसलमानों को सिर्फ ठगा है और 15 साल से आज तक वो ठगते रहे हैं और मुसलमान जज्बाती होते हैं। हम लोग जज्बाती कौम है, जज्बात में ला करके हम लोग का वोट का इस्तेमाल करते हैं, हम मुसलमानों का इस्तेहसाल करते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार हमारे लीडर हैं और मुसलमानों के बहीखा है। मुसलमान बिहार में अमन चैन शांति चाहता है। मुसलमान कोई दंगा, आज आप बतला गए कि 15 साल में आप भी तो वही जुबान बोल रहे हैं, आप भी वही जुबान बोल रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि मुसलमान सियासी नुमाइंदगी चाहता है, आप कह रहे हैं कि मुसलमान अमन चैन चाहता है। मतलब आप भी एक तरह से डरा धमका रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल जो है सो नुमाइंदगी चाहिए, लेकिन ये अफसोस का मुकाम है कि धीरे धीरे मुसलमानों की नुमाइंदगी घटती जा रही है और मुसलमानों को हम मुसलमान ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको अपना वोट नहीं देते हैं और मुसलमानों को हरा कर ले आते हैं। ये हर जितने भी कंस्टिट्यूंसी है जिसमें ये बातें आ रही है। अब्दुल शाहीन साहब जो बोल रहे हैं कि हम 5-5 मंत्री बनाया, मुझे याद नहीं है कि हम कितने मंत्री हुआ करते थे। कई बात विधायक पहले जो है तो मुझे भी याद है कि 17 विधायक बिहार के मुसलमान हुआ करते थे। आज सिमट करके 7 और 8 पर लालू प्रसाद जी बिहार। ठीक है इरशादुल्लाह साहब, एक मिनट अख्तरुल इस्लाम साहब थोड़ा सा रुक जाइए। अख्तरुल इस्लाम साहब थोड़ा सा रुक जाइए। इरशादुल्लाह साहब, मेरा सवाल ये है, इरशादुल्लाह साहब, क्या जेडीयू को इस इंसाफ, इस मुतालबे को सुनते हुए कितनी सीटें देना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, देती कितने, छोड़ दीजिए, कितनी देना चाहिए? 8 से 10 सीटें अक़लियत 40 सीटें उसमें जो है सो वो जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थोड़ी तकनीकी वजह से हम बहुत ज्यादा देर तक आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन नाज़रीन, अभी चूंकि इंतखाबात का ये मरहला चल रहा है, अभी तारीखों का ऐलान हुआ ही है, बस समझ लीजिए, और अभी काफ़ी दिन है। हम ऐसे बहुत ही हसास मुद्दे पर हमेशा इस बारे में गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे दीजिए इजाज़त, अता। शादी का ख्याल आए तो शादी